नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और परेड की सलामी लेने के साथ की शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री गणेश जोशी, मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अभिनव कुमार के साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो डीजीपी सहित कई पुलिस अफसर वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। हम आपकी पूछते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। डीजीपी सहित कई पुलिस अफसर वहां पर मौजूद हैं। मंत्री गणेश जोशी को आपने देखा, रमेश पोखरियाल निशंक को आपने देखा। और यहाँ मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। मेरा पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वीर शहीदों के परिवारजनों के सम्मान हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। और सर्वप्रथम सादर आमंत्रित परिजन अपर उप निरीक्षक कांता थापा, जनपद उत्तरकाशी। इसके बाद सादर आमंत्रित परिजन मुख्य आरक्षी 29 नागरिक पुलिस गणेश कुमार, जनपद उत्तरकाशी के परिजन। हम आज वीर शहीदों को सम्मान कर रहे हैं और स्वयं भी गर्व की अनुभूति पा रहे हैं। इसके पश्चात सादर आमंत्रित परिजन आरक्षी 106 सशस्त्र पुलिस गणेश कुमार, जनपद उधम सिंह नगर। और सादर आमंत्रित परिजन आरक्षी 10 सशस्त्र पुलिस गोविंद सिंह भंडारी, जनपद उधम सिंह नगर के परिजन। आज हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं उन शहीदों की, उनकी शहादत का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मान स्वरूप उन्हें अंग वस्त्र। आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज से मुंबई के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। लालकुआं बांद्रा सुपर एक्सप्रेस को सीएम धामी ने देहरादून से वर्चुअल फ्लैग ऑफ किया। लालकुआं से बांद्रा तक चलने वाली इस वीकली ट्रेन से कुमाऊं, मुंबई, सूरत और वडोदरा सीधे जुड़ जाएगा। हर हफ्ते सोमवार को लालकुआं से बांद्रा तक ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। हफ्ते सोमवार को स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वर्चुअली। यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ट्रेन को यहां पर रवाना किया है। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है,
उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। कुमाऊं के लोगों को सोमवार को एक खास तोहफा मिला है, क्योंकि कुमाऊं अब सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जुड़ गया है, वो भी एक सुपरफास्ट ट्रेन के जरिए। आप महज 24 घंटे के भीतर अब कुमाऊं से मुंबई का सफर कर सकते हैं। कुमाऊं के लाल कुआं से मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बीच शुरू हुई इस सुपरफास्ट ट्रेन से अब कुमाऊं से राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, सूरत, वडोदरा और मथुरा की दूरी अब बेहद कम रह जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन में सवार यात्री और जनप्रतिनिधि भी बेहद खुश दिखे। फायदा है जो बॉम्बे के लिए हमारे पास कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो यहाँ से हम बम्बई सफ़र कर सकते हैं या बॉम्बे वाले इधर आ सकते थे। तो आज ये बड़ी अच्छी खुशी हुई है मुझे, जो यहाँ के सांसद हैं अजय भट्ट जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और रेल मंत्री जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। मुंबई के लिए पहले भी ट्रेनें थी, लेकिन उनका रूट लंबा था और ये सुपरफास्ट ट्रेन निश्चित रूप से इससे एक तो कुमाऊं के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ से जो गुजरात और राजस्थान में काम करने वाले वर्कर यहाँ से जाते हैं उनको बहुत सुविधा होगी। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी लोगों को भी पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी। दरअसल पिछले 10 सालों के भीतर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में मुंबई जैसे शहरों को उत्तराखंड से जोड़ने के लिए लंबे समय से इस तरह की ट्रेनों की डिमांड उठ रही थी और सरकार ने इसे पूरा कर जहां पर्यटकों को राहत दी है, वहीं प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भी ये ट्रेन किसी सौगात से कम नहीं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और सीधे आपको पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में ले चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। जीवन प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कानून व्यवस्था से जुटी जटिल परिस्थितियां हों। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता, विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। साथियों, हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय दो सीमाएं नेपाल और चीन से मिलती हैं, वहीं अंतर्राज्यीय हिमालय और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कावड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है। इस वर्ष भी जैसा अभी बताया गया 4 करोड़ और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन
हमारे चारों धामों में हुआ है, इसके अतिरिक्त भी अनेक अनेक स्थानों पर देश और दुनिया के चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, श्रद्धालु हमारे राज्य में आते हैं और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी समेत अनेक हमारे महानुभाव उनके जो प्रवास होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का काम करते हैं। अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चार्ट, उसमें भी पुलिस ने अपना योगदान दिया और भी अनेक अवसरों पर पुलिस हर एक उस अवसर पर जहां उसकी जरूरत होती है वहां पर पहुंचती है। उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारा राज्य लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोग जान बचाने का भी काम किया है। आज के आधुनिक युग में जब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तेजी से आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। हम न केवल अपने पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का भी सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। साथ ही जो नशा है वो आज हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बन चुका है। यह न केवल हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवार और समाज को भी सहना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नार्को फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे बताया गया है कि हमारी फोर्स ने अभी 1100 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपए के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को भी तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होगा। हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए अन्य राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हमारे लिए अभी समय की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड गठन राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला डेस्क हेल्प के अंतर्गत QRT का गठन किया गया है। साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 95% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 50% से अधिक अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है और उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ रुपए से की अधिक से लागत से 380 आवासों का अभी तक निर्माण कार्य किया जा चुका है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 42 करोड़ की लागत से 5 पुलिस थानों, 2 पुलिस चौकियों, 2 फायर स्टेशनों और 3 पुलिस लाइनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में 58 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है, जिसका उपयोग विभिन्न अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कि पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केदारनाथ उपचुनाव की। कांग्रेस में जहां टिकट के दावेदारों से ज्यादा नेताओं में घमासान मचा हुआ है, वहीं बीजेपी में टिकट के दावेदारों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर पार्टी फोरम तक दावेदार अपने को बीच साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर के बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। लिहाजा टिकट के दावेदारों के बीच खुद को सबसे बेहतर साबित करने की लड़ाई भी तेज हो गई है। कैमरे के सामने भले ही खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो धमाल मचा है वो पार्टी दावेदारों के बीच अंदरूनी खींचतान की तस्वीर पेश करता है। हर कोई खुद को टिकट का असली हकदार साबित करने में जुटा हुआ है। ये पहला पोस्टर पूर्व विधायक और टिकट की दावेदार आशा नोटियाल का है, जिसमें लिखा है, जन जन की यही पुकार, आशा नोटियाल फिर एक बार। दूसरा पोस्टर टिकट के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल का है। कर्नल कोठियाल के यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन दिनों केदार घाटी में गांव-गांव में चौपाल लगाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तीसरा पोस्टर दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का है। ऐश्वर्या रावत ने तो केदारनाथ विधानसभा में पार्टी सदस्य बनाने के मामले में खुद को नंबर 1 घोषित कर दिया। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते काम करती हूं। हम सबका उद्देश्य है कि केदारनाथ विधानसभा को हम विजय हासिल करें केदारनाथ विधानसभा पर, और इस पे हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इस सीट को विजय हासिल के लिए ही निर्णय लेगी। केदारनाथ क्षेत्र से क्योंकि हमारी सामाजिक कार्रवाई, हमारी राजनीतिक कार्रवाई शुरू होती है, तो हम केदारनाथ से ही समझते हैं कि हमारी प्रबल तरीके से दावेदारी होनी चाहिए, और उसी दावेदारी को हम इस प्रकार से लेकर के चलते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड की तरफ एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उधर केदारनाथ के 2 दिन के प्रवास से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जिस दिन टिकट घोषित होगा, सभी लोग पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। अरे भाई, बीजेपी जीतने वाला दल है। जो जीतने वाला दल होता है उसमें कैंडिडेट संख्या बढ़ती है। जिस दिन टिकट घोषित होगा, सब कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में दिखाई देंगे। कहीं नहीं दिख रही कोई दूर दूर तक कोई गुटबाजी नहीं है, केवल एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। केदारनाथ से बीजेपी में टिकट के 6 दावेदार हैं। बीजेपी पहले ही कई लेवल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर केदारनाथ में कैंडिडेट को लेकर सर्वे करा चुकी है। ऐसे में कैंडिडेट घोषित करने से ज्यादा बीजेपी के लिए असली चुनौती टिकट के बाद सभी दावेदारों को एक साथ एक मंच पर बनाए रखने की है। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र और संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि बीजेपी जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेगी, और तब सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह फिट है और बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करेगी। कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं और जनता इन बातों को बखूबी समझती है। जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अभी जब तक हमारा प्रत्याशी तय होता है तब तक हम लोग बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने केदारनाथ विधानसभा के लिए जितने महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता चुनाव की पूरी तैयारी में। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर रतुड़ी सेरा के स्थित बंदरकोट में पहाड़ी पर हो रहे ट्रीटमेंट कार्य के दौरान अव्यवस्थाओं के कारण लंबा जाम लग रहा है, जबकि इस संबंध में पहले भी स्थानीय लोग मांग कर चुके हैं
कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दोनों स्थानों पर उचित प्रबंधन किया जाए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थिति यह है कि बेतरतीब काटे जा रहे पहाड़ के कारण यात्रियों को 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कभी कभी घंटों का समय लग जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण पर है। इन दिनों दोनों स्थानों पर यातायात को कभी भी रोक दिया जाता है। गंगोत्री हाईवे रतुड़ी सेरा के पास न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से जो रतुड़ी सेरा भूस्खलन जोन है उस पर ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जाम की स्थिति लगातार बन रही है और इस तरह से गाड़ियों को रोका जाता है। ये जो लैंडस्लाइड जोन है पिछले कई सालों से एक्टिव था, जिसके बाद अब कार्य शुरू हुआ है, पर जिस तरह से बेतरतीब तरीके से जो कंपनी है इसको काट रही है, जिसके बाद भूस्खलन की स्थिति लगातार बन गई है और जाम के हालात लगातार हर दिन बने हुए, जिससे भारी परेशानियों का सामना स्थानीय लोग हो चाहे यात्री हो उन्हें करना पड़ता है। कई बार पहाड़ी से पत्थर आने के चलते घंटों जाम लग जाते, तो इस तरह की कंडीशन पूरे लगभग 100 मीटर के एरिया में बना हुआ है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कार्य प्रगति पे है, पर अपडेट यही है कि जिस तरह से बेतरतीब तरीके से इसको काटा जा रहा है उससे जो स्थानीय लोग हैं जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना गंगोत्री हाईवे पे करना पड़ रहा है। बलवीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, रतुड़ी सेरा, उत्तरकाशी। कोटद्वार के झड़ीचौड़ समेत रामपुर और सनेह इलाके में हाथियों की दहशत बनी हुई है। रात के समय हाथियों का झुंड गांव में धमक जाता है और खेती बर्बाद कर दे रहा है। हाल ही में हाथियों के झुंड ने इलाके में जमीन की दीवार और गेट तोड़ दिया, साथ ही कई जगह फसल भी रौंद डाली। वहीं हाथियों की धमक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में रात गश्त लगाने की मांग कर रहे हैं। दोनों ही इलाके जंगल से सटे हुए हैं, ऐसे में आए दिन इन इलाकों में हाथियों की धमक बढ़ जाती है। उधर से आया, अरे देखो हमारे गेहूं का नाश करके तो नहीं भर 2 दिन आ गया। अरे 1 दिन पहले भी आया था 2 बार। बे डर है हमारा, तो अब देख लो ये सामने आ जा रहा घर के सामने, और उन बच्चों पे तो कल चले गया था वो उधर। हरिद्वार में जंगली हाथी किसानों की फसलों को रौंद कर चले जाते हैं। हालांकि इसके मुआवजे के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा खानपुर रेंज का 14 लाख और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज का 11 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।